कोलकाता हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस कर्नन की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी का फैसला तभी जारी हो गया था जब वो कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। ऐसे में ये पूरा फैसला किस तरह से सही है और क्या दलित होने की वजह से जस्टिस कर्नन को गिरफ्तार होना पड़ा, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम हैं और उनसे जानेंगे समझेंगे कि संविधान के लिहाज से कितना सही है, क्योंकि वकील नितिन मेश्राम संविधान विशेषज्ञ भी हैं। सर, जस्टिस कर्नन की गिरफ्तारी अभी हुई है जब वो रिटायर होते हैं, लेकिन ये फैसला जब वो जज थे तभी हुआ था कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो संविधान के लिहाज से अगर बात करें तो क्या हाई कोर्ट के किसी जज को बिना इम्पीचमेंट गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा सकता है? जैसा कि मैं इसके पहले भी इस विषय पर बोल चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिस कर्नन जब हाई कोर्ट के जज थे तभी उनको इस तरह की सज़ा सुनाई गई है 6 महीने की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में, या फिर कंटेम्प्ट पावर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके तहत किया है। टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका पहला रीज़न तो मुझे लगता है, पहला रीज़न जो है उसका कि उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। दूसरा रीज़न यह है कि उनका रिमूवल जो है पार्लियामेंट करता है और पार्लियामेंट के कहने पर प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। तीसरा रीज़न उसका यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोई उसका सुप्रिटेंडिंग कोर्ट नहीं है, वो कोई सुपरवाइज़ नहीं करता हाई कोर्ट के ऊपर, और हाई कोर्ट उसका कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन रियल सेंस वो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन ज़रूर करता होगा, बट वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, रिमूवल अथॉरिटी नहीं है, सुप्रिटेंडिंग अथॉरिटी नहीं है, हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और ऐसे सिचुएशन में उनको सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स हाई कोर्ट्स हैव एक्सेप्ट आर्टिकल 142 एंड 141। बाकी सब पावर्स सुप्रीम कोर्ट के जो है वो हाई कोर्ट को भी है। लिमिटेड एक्सटेंट में उनका जो जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल है उसमें ऑफकोर्स उनके जजमेंट्स भी पूरे भारत में लागू होते हैं। तो मुझे लगता है टोटली और पेटेंटली इलीगल है। और जस्टिस कर्नन ने जो इशू उठाया था पर्टिकुलरली कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है, जुडिशियरी में जातिवाद है, उसको सुधारने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय देना, ये भारत के लोकतंत्र में बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। इसको भारत में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जिस तरह से लगातार काटजू की बात करें, जस्टिस काटजू की, उन्होंने कई बार इस तरह के मामले उठाए हैं, कई लोग और बोलते रहे हैं। क्या लग रहा है कि जस्टिस कर्नन को इसकी सज़ा मिली है क्योंकि वो दलित थे? क्योंकि बहुत सारे जजेस ने बात कहे हैं, पहले भी कहे हैं कि जो जुडिशियरी है उसमें करप्शन है। अभी एक नया मामला आया है, 10 करोड़ रुपए लिए गए सिर्फ जमानत देने के लिए। तो क्या लग रहा है कि दलित होने की वजह से इस तरह के हैरेसमेंट उन्हें झेला जा रहा है? दलित होना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, पर्टिकुलरली जुडिशियरी में। मतलब अभी रिसेंटली मैं बहुत ही एक शॉकिंग इंसिडेंस मेरे सामने आया है कि भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग काफ़ी सालों से मना रहे हैं। 2007 में तो मैंने ही पूना में उसकी शुरुआत की थी और हमारे साथियों ने भी की थी, पर उसके पहले भी छत्तीसगढ़ के लोग मना रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन डे जब भारत में मनाया तो पार्लियामेंट में बड़े बड़े नेता, विरोधी पक्ष, ट्रेजरी बेंच और विरोधी पक्ष के लोगों ने भाषण किए और हर में बाबा साहब अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन को उन्होंने डिस्क्राइब किया। सेम डे सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। अब तक वो लॉ डे मना रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि जहां आपके लोग हैं पार्लियामेंट में, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की खूब बातें होती है, उनके कंट्रीब्यूशन की बातें होती है, उनके संविधान बनाने की बातें होती हैं, वो देश में महान कैसे थे, ये सारी बातें होती है। बट सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई प्रतिनिधित्व न होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जैसे टाल आदमी की बातें नहीं होती है। तो छोटे मोटे लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत छोटी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, हाई कोर्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, जाति के आधार पर करता है।
हालांकि उसके प्रूफ्स आपके पास डायरेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, तो उसके डायरेक्ट प्रूफ आपके पास नहीं है। बट यदि किसी ने रिसर्च किया तो ये बहुत ही ग्लेरिंग फैक्ट्स आपके सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है भारत में, ये कास्ट जाति की मानसिकता से बड़े पैमाने पर ग्रसित हैं। जैसे अभी जितने भी जजेस अपॉइंट किए गए, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में 14 जजेस अपॉइंट किए गए, उसमें सिर्फ एक दलित है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में 75 या 76 जज हो गए, उसमें से 3 दलित हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे जजेस हैं, पूरे इतिहास में हम लोगों ने लगभग 124-25 के आसपास जजेस बना लिए हैं, बट हम लोग अभी तक 3-4 जजेस ही जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो बनाए हैं, शेड्यूल ट्राइब के कोई जजेस नहीं बनाए हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। जस्टिस कर्नन दलित होने का बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ें की एलिगेशन की हैं। पहली चीज़ तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी किया है और दूसरा चीज़ तो भ्रष्टाचार भी किया है। अब किसी दलित ने इस तरह का सवाल उठाना बहुत ही डिफ़िकल्ट कदम है, बहुत ही करेजियस कदम है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है उसमें से एक भी दलित नहीं है, तो शायद हो सकता है कि बाकी जजेस जो दलित समाज के नहीं है, मतलब या फिर मोस्टली अपर कास्ट के जजेस हैं, वो लोग उसको सोशल भावना से ग्रसित होकर उसको ये दिया है, जजमेंट दिया है। क्योंकि आप जजमेंट देखेंगे 9 तारीख का, तो उसमें उन्होंने कोई कारण नहीं दिया है कि वो क्यों पनिश कर रहे हैं जस्टिस कर्नन को। वो कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा मीडिया में छप के आया, उन्होंने ऐसा ये किया है, उन्होंने वैसा ये किया, बट क्यों उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने सुमोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया है, वो नहीं बताया। दूसरी बात, ऐसी कौन सी चीज़ है जो डेफिनाइट होनी चाहिए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ, ये भी नहीं कहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जो जाति डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो सकती है, आप उसका इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जजमेंट, जैसे CRPC में 363 नाम की एक धारा है, कलम है, उस कलम के तहत इमीडिएटली जजमेंट देना चाहिए। यदि आपके खिलाफ सेंटेंस हो गया है, आपको सज़ा दे दी गई है, तो आपको इमीडिएट जजमेंट देना है, और यदि आपको जजमेंट नहीं मिलेगी तो बेल मिलेगा, ये गारंटीड है। और वो सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जजमेंट्स भी हैं, मतलब अभी प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं। आप देखेंगे कि बाद में उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सेकेंड, उन्होंने एक पिटीशन जिसमें ये सारी प्रोसीडिंग्स चैलेंज की थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुआ, रजिस्ट्रार ने डिसमिस कर दिया। इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी कि रजिस्ट्रार ने इस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह का ऑर्डर पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में उसको पावर है ना, 2013 का रूल्स जो है उसमें ये पावर है, बट दिस इज़ वेरी ड्रास्टिक पावर। यू कैन नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ द पीपल टू फाइल द पिटिशंस अंडर 32। फंडामेंटल राइट्स का पावर रजिस्ट्रार डिसाइड कर रहा है। दिस इज़ समथिंग वेरी शॉकिंग। तो कर्नन ने जब ये जस्टिस कर्नन ने जब ये पिटीशन फाइल किया आर्टिकल 32 में, और कहा कि ये आपने जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। रजिस्ट्रार, हाउ कैन रजिस्ट्रार टेक अ डिसीजन ऑन दैट? पावर है आपके पास, रूल्स है, बट हाउ कैन यू टेक अवे द राइट्स ऑफ द पीपल टू फाइल पिटिशंस अंडर 32? ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात, बार बार उनके वकील कोर्ट के सामने मेंशन कर रहे थे कि हमें सुनवाई दीजिए। चीफ जस्टिस साहब का बेंच होने के बाद भी उनको सुनवाई नहीं दी गई। ठीक है, उनके वकील की भी छोटी मोटी गलती है, उन्होंने AOR के थ्रू पिटीशन फाइल करना चाहिए था, वो नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट ही ट्राइड टू कन्विंस। उन्होंने वो जो है सुनवाई नहीं दी, बेल नहीं दिया, अभी तो बेल भी नहीं दिया है। और बेल रिजेक्ट करने वालों में जो है वो एक जज सवाल मैं आना चाह रहा था कि जिस अमूमन देखा जाता है कि नैतिकता के आधार पे, एथिक्स के आधार पे अगर कोई उस जज से रिलेटेड मामला हो तो वो जज उस सुनवाई से हट जाता है। जस्टिस कर्नन में जो याचिका खारिज हुई है उनकी जमानत की, वो जज हैं जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार की जांच हो। अब जो लेटर जस्टिस कर्नन ने भेजा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, उसका भी RTI में जवाब हमारे पास आया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो लेटर जो जस्टिस कर्नन ने भेजा था उसको सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है। ये प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी गलती है। इस मैटर में सबसे बड़ी गलती प्राइम मिनिस्टर ने की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी का कोई पावर नहीं है।
वो अपने जजेस के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसके पास कोई पुलिस पावर नहीं है, उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, तो किस तरह का इंक्वायरी करेगा। फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने उसको वो लेटर भेज दिया। उसमें जैसा जस्टिस कौल, संजय किशन कौल का फर्स्ट नाम है कि ये भी करप्ट है, ऐसा एलिगेशन उन्होंने लगाया है। और उस दिन बेल जो रिजेक्ट किया उसमें संजय किशन कौल जज है उस बेंच में। दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। मतलब इस्टैब्लिश नाम्स जो है कि नो वन कैन बी अ जज इन इज ओन कॉज, आई थिंक वो इतना सेटल्ड वर्ल्ड का सिविलाइजेशन का प्रिंसिपल है कि नो वन कैन बी अ जज इन इज ओन कॉज, इसका वायलेशन हुआ है। एक्चुअली ये मेंशनिंग है, मॉर्निंग मेंशनिंग किया होगा। तो मॉर्निंग मेंशनिंग में उस दिन वो जज साहब थे बेंच पे, वो ये कह सकते थे सिंपली कि लुक ही ना योर क्लाइंट मीन्स, वो उनके अपने एक वकील को बता सकते हैं कि आपके क्लाइंट ने मेरे खिलाफ भी एलिगेशन लगाया है एंड ही मस्ट बी अवेयर ऑफ इट आई थिंक। तो इसीलिए जो है मैं इस बात के ऊपर कोई हम निर्णय नहीं लेंगे, हम चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई तुम्हारी केस के लिए कोई अलग बेंच बनाए, ठीक है। एंड दैट कुड हैव बीन अ वेरी वेल प्रीवेल्ड ओवर द विस्डम। वैसा किया नहीं उन्होंने, ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और रिजेक्ट कहा कि हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। हाउ कैन ही रिजेक्ट इट व्हेन ही हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन द केस? हाउ कैन ही रिजेक्ट इट? तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस, मतलब बहुत पेचीदा मामला खड़ा हो गया है। क्या लग रहा है जस्टिस कन्नन के मामले में राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए अब, जबकि दलित राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, दो उम्मीदवार हैं, और क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, और भी कुछ हो सकता है? क्या लग रहा है कि इस मामले को, चूँकि बड़ा उन्होंने खुलासा किया था कि 20 जजों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जांच की मांग की थी, हो सकता है इनकी सज़ा भुगतनी पड़े उन्हें? इट इज़ ऑल सेट, जस्टिस कन्नन को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि सज़ा देने के बाद तुरंत उनको अरेस्ट नहीं किया गया, और मेरा ये ऐसा आरोप है कि ऑल सेट था। जस्टिस कन्नन वहाँ चेन्नई में ही थे, ठीक है, और बहुत सारे लोग चेन्नई में जाके उनको मिलकर आए। जब उनके ऊपर ऑर्डर पास हुआ था उनके खिलाफ, लोग जाकर उनको मिल रहे थे चेन्नई में। पुलिस को कैसे नहीं मिले जस्टिस कन्नन? लोग, मीडिया के लोग आके उनकी इंटरव्यू ले रहे थे। उनके रिटायरमेंट का इंतजार किया जा रहा था ताकि कोई बड़ा मामला खड़ा ना हो पाए, संसद का मानना ना हो। एब्सोल्युटली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद जो है बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि उनको भी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का कोई पावर नहीं है, और बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया रहता है यदि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज टेन्योर यदि उनको अरेस्ट कर दिया गया होता। बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट, मेरा तो ये आरोप है कि वो 12 तारीख को रिटायर हुए ना, 12 तारीख को अरेस्ट करने वाले थे उनको। 12 तारीख को इसलिए अरेस्ट नहीं किया उन्होंने क्योंकि वो बहुत प्लांट दिखाई देता, तो प्लांट नहीं दिखाई देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने 12 तारीख को उनको अरेस्ट नहीं किया। बट मैंने उनको तब भी बोला था, जस्टिस कन्नन से मेरी बीच में बात भी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या होगा। मैंने कहा कि आपको अरेस्ट करेंगे, और मैं उनको ये भी कहा था कि बिफोर यू रिटायर यू शुड अरेस्ट। बहुत सारे सजेशन जस्टिस कन्नन इस बीच इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जैसे जस्टिस कन्नन का जो रिटायरमेंट है वो 2018 में होना चाहिए था। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है 217 क्लास 3 में, उसके तहत आपका डेट ऑफ बर्थ का कोई डिस्प्यूट होता है तो आपका डिस्प्यूट पर प्रेसिडेंट डिसीज़न लेंगे। जस्टिस कन्नन का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उनके पिताजी ने रिकॉर्ड किया था बर्थ रिकॉर्ड में, वो डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1956, और अकॉर्डिंग टू स्कूल रिकॉर्ड जो है वो 12 जून 1955 है। तो मैंने जस्टिस कन्नन को पिटीशन भी बना के दिया था कि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी एज बढ़ा लीजिए, बट जस्टिस कन्नन का ये कहना था कि ऑलरेडी मैं डिस्प्यूट में हूँ, और इस तरह का डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तो लोग ऐसा कहेंगे कि मैं अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर वो एक रॉन्ग सेंस जाएगा। जो बैटल चल रही है अभी भ्रष्टाचार के और जातिवाद के खिलाफ, उसको एक नया टर्न आ जाएगा। बताइए, वो इतने ईमानदारी बरत रहे थे कि उन्होंने जो उनके लीगल राइट्स थे उसको भी छोड़ दिया,
और जनरल बीके सिंह थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि मेरी नौकरी बढ़ाई जाए। देखिए ये एक बड़ा मामला है कि जस्टिस कर्नन ने सिर्फ इसलिए 1 साल की नौकरी छोड़ दी, उसके लिए वो नहीं गए लीगल सिस्टम में, क्योंकि उनको लगता था कि उन पर कहा जाएगा कि वो निजी स्वार्थ के लिए सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आपके देश में किस तरह के हालात हैं। दलित जज बन जाए उसके बाद भी उसको वो उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है जो एक गैर सवर्ण को सोचना पड़ता है। और अगर आप सवर्ण याद होगा आपको, बीके सिंह अभी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे अपनी एज को लेकर। तो ये आपने सलाह दिया तो उनका ये कहना था कि मैं, और कोई लोगों को लगा कि ये मेरा निजी, उनको यही अप्रीहेंशन था कि चूँकि इतना बड़ा वो मामला उठाया उन्होंने, और जुडिशियरी में तो करप्शन है, बहुत सारे लोग जानते हैं जुडिशियरी में करप्शन है। पर्टिकुलर जज करप्ट है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। नितिन आप लगातार मिले भी हैं जस्टिस कर्नन से, बातचीत भी होती रही है, किसी तरह का डर आशंका उन्होंने कभी जताया कि उनके साथ कुछ इस तरह की अनहोनी हो सकती है क्योंकि वो दलित हैं? उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं दलित होने की वजह से बहुत लेट जज बना, दलितों को वैसे भी जज बनाया नहीं जाता है। उन्होंने ये कहा कि दलित होने की वजह से मुझे किसी तरह का जो सिस्टम में बेनिफिट है, ये बेनिफिट इन द सेंस कि जो इम्पार्शियल ट्रीटमेंट है, इम्पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं मिला है मुझे सिस्टम में, और मुझे हमेशा किसी ना किसी बहाने से हराश करने की कोशिश की जाती है। मीडिया भी मेरे खिलाफ बड़े पैमाने पर दलित होने की वजह से खिलाफ लिखते रहता है। देखिए कितना गंभीर मामला है। जस्टिस कर्नन से नितिन मिश्रा मिल चुके हैं, वो तस्वीरें मीडिया में भी जारी हुई थी। और देखिए कितना गंभीर बात है कि एक जज जो हाई कोर्ट का जज है, ऐसी बात हो रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में उनको जज बनाने का मामला था क्योंकि सीनियरिटी, इस तरह के मामले में बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि ये मेरी जो मुलाकात हुई है मोस्टली ये कंटेम्प्ट पिटिशंस के दौरान हुई है, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन सारी चीज़ों पर बातचीत नहीं हो पाई। बट मेरा जो पहला इशू था जिस पर आपने मुझे सवाल पूछा था कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट मुझे लगता है क्योंकि आप देखेंगे कि कंटेम्प्ट पावर का जो ग्रॉस मिसयूज़ हो रहा है, जैसे आपने सुब्रतो राय वाला केस में भी देखा होगा कि लोग ये अभी भी ये पूछते हैं कि सुब्रतो राय जो जेल में है, यानी इतना दिनों से, मतलब अभी तो पैरोल पे है, अभी तो पैरोल पे है, बट काफ़ी लंबे समय तक वो जेल में थे, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है मैक्सिमम सेंटेंस 6 मंथ्स देता है, तो कौन से गुनाह में इतने लंबे समय तक वो जेल में थे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जस्टिस कर्नन को सजा देकर पार्लियामेंट के और प्रेसिडेंट के पावर्स 7 जजेस ने छीन लिए हैं। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरा रिक्वेस्ट है कि जो 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके खिलाफ इमीडिएट पार्लियामेंट ने या इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहिए, उनको रिम्यू करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पार्लियामेंट की सैंक्टिटी बना के रखना है, प्रतिनिधित्व जो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट की एक अथॉरिटी है, पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है, उसको यदि आपको बरकरार रखना है तो 7 जजेस को महाभियोग चलाना चाहिए। और प्रेसिडेंट मुझे लगता है प्रेसिडेंट इस मामले में तो कुछ नहीं कर सकते, बट पार्लियामेंट ने इस मामले में महाभियोग चलाना चाहिए 7 जजेस के खिलाफ, और मुझे लगता है दे हैव वेरी साउंड केस। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को कि आपने ये जो किया है वो मुझे लगता, हम लोगों को लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर आप ओपिनियन दीजिए 143 में। तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस कर्नन का उन्होंने तो पार्डन किया नहीं, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स उन्होंने बहुत डिले कर दिया प्रेसिडेंट ने। एंड मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा अपना एप्रीहेंशन ये है कि इस केस में गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट हैंड इन ग्लो है। तो देखिए, आप जब भी बात करते हैं कि मैं सिस्टम में जाऊंगा, सिस्टम ठीक करूंगा, लेकिन दलित अगर आप हैं और आप जस्टिस बन जाते हैं, चीफ जस्टिस हो जाते हैं हाई कोर्ट के, उसके बाद भी आपके साथ भेदभाव होगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा क्योंकि आप दलित हैं। और ये जस्टिस कर्नन के साथ हुआ है। और आप खुश होइए, वो कांग्रेस जिसने इस देश पर लंबे समय तक शासन किया है और दलितों पर अत्याचार होते रहे, खबरें तक नहीं बनने दी गई। बीजेपी उसके बाद सबसे ज़्यादा सरकार में रहने, सत्ता में शासन करने वाली पार्टी है,
और जो आरएसएस के सह पर चलती है, उसमें तो दलित जो जो उत्पीड़न है वो एकदम दिखने लगा है, चाहे रोहित हो, चाहे वो ऊना का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, और आए दिन से घटनाएं होती है। और उसी बीजेपी के राज्य में आप समझिए कि कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं कर्णन, जो दलित हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है रिटायर होने के बाद, जबकि वारंट पहले ही जारी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जाए, और उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए थे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि करप्ट हो सकते हैं कुछ जज, उनकी जांच करवाई जाए, और उस चिट्ठी को प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच करवाने के बजाय जस्टिस कर्णन को ही जेल में डाल दिया। तो ये है आपके देश की हकीकत, और ये है दलित समाज की हकीकत। और आप खुश होते रहिए कि राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस मीरा कुमार को उम्मीदवार बना रही है, और बीजेपी रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बना रही है। और आपको अगर लग रहा है कि दलित राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो उस जस्टिस के बारे में सोचिए, वो हाई कोर्ट के जज के बारे में सोचिए जिनको जेल में डाल दिया गया है। करण श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।